नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करते हैं। शारदीय नवरात्र की नवमी तिथि पर मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के नवनिर्मित अन्न क्षेत्र में पूरे विधि विधान के साथ परंपरागत कन्या पूजन किया। उन्होंने मां भगवती के 9 स्वरूपों की प्रतीक 9 कन्याओं और एक बटुक भैरव की पहले पूजा अर्चना की। उसके बाद अपने हाथों से भोजन कराकर दक्षिणा के साथ उनकी विदाई की। इस दौरान मंदिर में पहुंची कई कन्याओं को भी उसी श्रद्धा भाव से भोजन कराया गया और विदाई की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृशक्ति की आराधना हमारे देश की संस्कृति है, इसलिए नवरात्र के 9वें दिन कन्या पूजन का विधान है। जो है लिबास में नजर आते हैं। आप देखेंगे कि वो सीएम योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो हर बार साल जो है हर दिन जो लोगों की समस्या को लेकर के प्रदेश में भ्रमण करते रहते हैं। लेकिन आज जो ये नवमी का ये जो कन्या पूजन है, चूंकि महाराज जी 9 दिन व्रत रहते हैं और 9 दिन में जब 3 दिन यहाँ आते हैं तो कल रात में महानिशा पूजा के बाद आज सुबह कन्याओं का पूजन अर्चन करते हैं। और आप देखेंगे कि जो तस्वीरें नजर आ रही हैं उसमें एक कन्याओं का किस तरह से पूजन अर्चन कर रहे हैं। मुख्य रूप से 9 कन्याओं का पूजन होता है, लेकिन इस मंदिर के जो नया हॉल बना है इसमें जितनी भी कन्याएं आई हैं सबका वो पूजन अर्चन कर रहे हैं। और तकरीबन सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे कन्याएं मौजूद हैं जिनका ये पूजन अर्चन सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। बारी बारी हर एक कन्या का पैर पखार रहे हैं। उनके पैर पखारने के बाद बाकायदे उन्हें तिलक लगा रहे हैं, उनको चुनरी ओढ़ा रहे हैं और बाकायदे उन्हें दक्षिणा भेंट कर रहे हैं। जिस दक्षिणा में आप देखेंगे कि बाकायदे एक माँ का जो श्रृंगार होता है वो सब श्रृंगार इसमें मौजूद है। और कह सकते हैं कि आज का दिन इस मंदिर के लिए और सीएम योगी आदित्यनाथ सभी के लिए एक बेहद खास अहम रखता है। और शायद यही वजह है कि जिसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पे पहुंचे हैं और पूरी तरीके से आज का दिन बेहद जो है मायने रखता है, जिसको लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पे कन्याओं का पूजन अर्चन कर रहे हैं और एक संदेश देने का काम करते हैं कि जब हम प्रदेश के मुखिया रह करके भी जो है काम करते हैं तो आज के दिन जो है 9 दिन व्रत रहने के बाद 9 कन्याओं का पूजन करके तो गोरक्षपीठाधीश्वर की भूमिका अच्छे से निभाते हैं। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। और वही जालौन के जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर रेंडर थाना क्षेत्र के नावली गांव में सिद्धपीठ निस्कंद माता के मंदिर में भी नवरात्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा होती है। बताया जाता है कि चंबल घाटी के खूंखार डकैत भी अपनी जान की रक्षा के लिए माता के दरबार में आकर घंटा घड़ियाल चढ़ाते थे। बिहार में अपनी क्रूरता की बादशाहत कायम करने वाली महिला फूलन देवी रही हो या फिर डाकू निर्भय गुज्जर स्कंद माता के दरबार में भक्त के रूप में आए और माता के सामने मत्था टेका। तो सिद्धपीठ स्कंद माता के दर्शन किए। डकैत भी जान की रक्षा के लिए आते थे माता के मंदिर। जी हाँ, पहले अगर हम बात करें तो माता के दर्शन के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए तमाम डकैत जो है यहाँ पर पहुंचते थे और घंटा घड़ियाल जो है चढ़ाकर आशीर्वाद लेते थे। तो कहीं ना कहीं भक्ति भाव और श्रद्धा से तमाम जो डाकू थे या फिर जो वहाँ पर स्थानीय लोग हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँचते हैं। मंदिर का एक अपना ही अलग इतिहास है और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो ये नवरात्रि के समय में सभी लोग भक्ति में लीन होते हैं, माता की पूजा अर्चना करते हैं। माता के 9 स्वरूपों की अलग अलग दिन जो है अलग अलग तरीक़ों से लगातार वंदना करते हुए, स्तुति पाठ करते हुए उनको याद करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। 9 दिनों के व्रत के बाद जो है आज 9वें दिन कन्या पूजन कई जगहों पर किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई ऐसे डकैत भी हैं जो अपनी जान की रक्षा के लिए माता के दर्शन के लिए वहां पर पहुंचते हैं। नवरात्रि की नवमी है और यहाँ पर जो मंदिर है स्कंद माता का मंदिर है, यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहाँ पर गाना बजाकर और जवारे होकर और साग चढ़वाकर अपनी मनोकामना लोग पूर्ण करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं और दूर दूर से
श्रद्धालु यहाँ आया करते हैं। यहाँ पर जो है प्रशासन द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। पिछले साल कोरोना की वजह से यहाँ मेला नहीं लग पाया था, लेकिन अब इस बार मेला लगा है और भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। यहाँ पे आपको इस तरीके से यहाँ मेला भी लगा हुआ है और पीछे प्रशासन भी मौजूद है। मेले में आपको दिखाएंगे भक्तों में एक अलग खुशी की लहर है। भक्तों ने यहाँ जो है भक्त आए हुए हैं, आप जो है सोच नहीं सकते कि लोगों में कितनी खुशी है। इस बार जो है नवमी का जो है नवमी मना रहे हैं। इससे वो खुद इस मंदिर पर जो भी आता है अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए जवारे होता है और जो है साग भी चढ़ाते हैं। कुछ लोग भक्ति भाव से संगीत कीर्तन करके और जो है सब देवी से इष्ट से अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हमारे साथ कुछ भक्त मौजूद हैं, बात करेंगे। ये जो है आप यहाँ पहुँचते हर एक साल बता रहे हैं कि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से नहीं आ पा रहे थे। इस बार आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है? आपकी मनोकामना ये साग चढ़ाते देखिए हमारे साथ भक्त मौजूद थे, कह रहे थे कि जो साग चढ़ाते हैं ये अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए चढ़ाते हैं। आप तो छात्र लग रहे हैं, ये बताएं आप यहाँ पे आए कौन सी मनोकामना लेके आए? हमने मनोकामना मांगी थी कि हमारा घर बन जाए और माता ने वो पूरा किया और हमें बहुत खुशी है कि उन्होंने। कैसे आपने जवारे चढ़ा के मांगी थी या साग के जरिए या जो है संगीत कीर्तन करके या कन्या भोज करा के, कैसे आपने जो है किस तरीके से आपने अपनी मनोकामना मांगी थी? हमने जवारे भी बोले थे और साग भी चढ़ाए। किस तरीके से ये नवरात्रि जो है इस बार की नवरात्रि में लोग बड़े नजर आ रहे हैं। 2 साल बाद ये मौका मिला है कि अपने श्रद्धा भाव को सभी के साथ पहुंचकर यहाँ माता रानी के दर्शन करके और जो है जिस तरीके से पूजा पाठ लोग करना चाहते थे इस बार भी पूजा का पूरा आनंद ले रहे हैं। इंडिया न्यूज के लिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर की हुनर हाट में आकर तैयारियों का जायजा लिया। ई रिक्शा से हुनर हाट में घूम कर तमाम हुनरमंद लोगों से नकवी ने बात की और उसके बाद मीडिया से मुखातिब होकर बोले, हिंदुस्तान के 30 राज्यों से हुनरमंद लोग यहां पर पहुंचेंगे। कुछ फिल्मी हस्तियां भी यहां पर पहुंचेंगी जो मंच के माध्यम से लोगों को अपनी कला के बारे में बताएंगे। हर दिन एक बड़ी शख्सियत मंच पर मौजूद रहेगी जो हमारे देश की संस्कृति सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। इस दौरान उनके हाथ जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, जिलाधिकारी समेत मुख्य विकास अधिकारी गजल भारद्वाज भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि आगामी 16 अक्टूबर को विश्वकर्मा वाटिका में आयोजित हो रही हुनर हाट में तमाम बड़े चेहरे मौके पर पहुंचेंगे और इसी को लेकर तमाम तैयारियां भी हो रही हैं। नकवी ने अभी रामपुर में हुनर हाट की तैयारियों का जायजा लिया और फिर मीडिया से मुखातिब होकर बोले कि 30 राज्यों के हुनरमंद लोग रामपुर की हुनर हाट में आएंगे और यहाँ पर रामपुर के भी हुनरमंद लोग यहाँ पर अपने अपने स्टॉल सजाएंगे। मुख्तार अब्बास नकवी ने लोगों से अपील की कि एक बार हिंदुस्तान के लोगों का हुनर देखने के लिए रामपुर तो जरूर आए। साथ ही जो यहाँ पर मंच है उस मंच पर हिंदुस्तान में फिल्म जगत के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी यहाँ पर आएंगे। उन्होंने कई फिल्मी हस्तियों के नाम भी लेकर बताए कि यहाँ पर उनके कार्यक्रम होंगे। मुख्तार अब्बास नकवी 16 अक्टूबर 2021 को यहाँ पर लोकार्पण करेंगे। उनके साथ कई और मंत्री भी मौजूद रहेंगे। देखना अब ये दिलचस्प होगा कि जिस तरह से लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये रामपुर हाट का आयोजन किया है, कितने लोग आत्मनिर्भर बनेंगे और हम उन हुनरमंद लोगों से भी बातचीत करके आपको बताएंगे कि जो हिंदुस्तान के राज्यों से हुनरमंद लोग यहाँ आ रहे हैं वास्तव में वो कितना कमा रहे हैं, क्योंकि हुनरमंद लोगों की तो कद्र होना चाहिए। और जिस तरह से केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज मीडिया से मुखातिब होकर कहा है कि ये उत्तर प्रदेश में भी हुनर हाट लगेगा, देहरादून में भी लगेगा, राजधानी दिल्ली में भी लगेगा, लेकिन हमने सबसे पहले रामपुर को तरजीह दी है। दरअसल अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है और उन्होंने ही सबसे पहले रामपुर को चुना है। रामपुर में ये हुनर हाट अब दूसरी बार लग रहा है। पहली बार काफी हद तक कामयाब हुआ और दूसरी बार कामयाब बनाने के लिए रामपुर के जिला अधिकारी रविंद्र सिंह मादड़, मुख्य विकास अधिकारी
गजल भारद्वाज और आंजनी कुमार मुरादाबाद मंडल लगातार इसी हुनर हाट पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं। तो हम आपको बताएंगे कि रामपुर के हुनर हाट में हुनरमंद लोगों को कितना फायदा हुआ। रामपुर से ओमपाल सिंह, इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं। बीएसएफ बॉर्डर पर बढ़ाया गया दायरे को लेकर हमारे सहयोगी ने आईजी बीएसएफ सोनोमाल बिंज से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है, सुनिए। पर बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में जो वृद्धि की गई है, इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीएसएफ के आईजी ऑप्स सुलेमान मिंज साहब हैं। मिंज साहब, जिस तरह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं इसको लेकर, ये स्थिति आखिरकार है क्या? देखिए, 2014 तक जो हमारा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन था वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग दूरियों तक था फ्रॉम द आईबी। कुछ स्टेट्स में जैसे नॉर्थ ईस्टर्न के जो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में हमारा पूरा स्टेट्स में हमारा क्षेत्राधिकार था, जो आज भी है। अभी जो वर्तमान में जो नोटिफिकेशन आया है 11 अक्टूबर 2021 को, उसके तहत यूनिफॉर्मली हमारा जो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है वो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड आसाम में आईबी से यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर 50 किलोमीटर की दूरी तक वो हमारा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन एक्सटेंड कर दिया गया है। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हो रहा है कि आखिरकार ये जरूरत क्यों आखिर पड़ी आखिर? देखिए, अगर बीएसएफ अगर एक्सटेंडेड जुरिसडिक्शन में कार्य कर पाएगी तो नेचुरली हिंटरलैंड पर भी हमारा थोड़ा सा कंट्रोल बना रहेगा, वहाँ जहाँ की अचानक पुलिस की उपस्थिति संभव नहीं हो पाती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम किसी राज्य में देखें, अगर रात के 1:30 बजे 2 बजे अचानक कोई व्यक्ति कहीं दिखता है, वो दौड़ता हुआ कहीं भाग रहा है, कहीं कुछ ऐसी बात आ गई, तो हम वहाँ पर उसको पकड़ सकेंगे। हमारा एक क्षेत्राधिकार बढ़ जाएगा, तो उससे जैसे ड्रोन वगैरह की भी जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें भी हम और अच्छे से सर्चिंग वगैरह कर पाएंगे। अभी भी हम पुलिस के साथ मिलकर ही उनके साथ समन्वय करके और उनके सहयोग के साथ ही कार्रवाई करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। कई ऐसे स्टेट्स आज भी हैं जहां हमारा पूरे स्टेट्स में हमारा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है और वहां पुलिस के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिलकर के काम कर रहे हैं। और इन स्टेट्स में भी यदि 50 किलोमीटर तक भी जुरिसडिक्शन बढ़ गया तो ये पुलिस के एफर्ट्स को कॉम्प्लीमेंट करेगा, उनके लिए पूरक है, उनके हाथ को स्ट्रेंथन करेगा उनके एफर्ट्स को। सो आई डोंट सी एनी कन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट पुलिस। हम उनके किसी भी पावर में कोई कटौतरा नहीं हुआ है, कोई आई मीन इट हैज़ नॉट बीन रिड्यूस्ड टू एनी एक्सटेंट, और उनका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन रिमेन्स द सेम। सो इट इज़ मोर ऑफ एन ओवरलैप, यू कैन से कि हम साथ में उनके काम कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल। आज हम 15 तक कर रहे थे, कल 50 तक कर रहे हैं। जो हमारे कार्रवाई के तरीके थे, जिस तरह हम समन्वय इस 15 में करते थे, थोड़ा सा और उसमें हमको अधिकार दे दिया, दैट्स ऑल। आई डोंट सी देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट विद द स्टेट पुलिस। तो सीधे तौर पर बीएसएफ के आईजी ऑप्स, उनका कहना है कि इससे कहीं भी राज्यों को किसी तरह का टकराव की बात नहीं है, इससे बल्कि समन्वय के साथ जो चुनौती है उसका सामना किया जा सकेगा। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और वही बरेली पहुंची उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने यशपाल आर्य पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पर किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी में कई सारे दलित नेता हैं। उन्होंने कहा कि यशपाल आर्य को हमारी पार्टी में पूरा सम्मान दिया गया और उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। मुझे तो ताज्जुब होता है कि जिस कांग्रेस पार्टी में हरीश रावत की वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, आज उन्हीं हरीश रावत के नेतृत्व में वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उनकी बुद्धि भ्रमित हुई है या फिर उनका कोई निजी स्वार्थ रहा होगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपनी ज़मीन तलाश रही है। उनका काम शगुफा छोड़ना है, उनका काम जो है आरोप प्रत्यारोप लगाना है। वो यदि दिल्ली में अपनी स्थिति देख लें तो बेहतर होगा कि वहाँ स्थितियों को सुधार करें, क्योंकि वहाँ जनमानस के साथ में उनका खिलवाड़ हो रहा है।
रही बात धामी जी की, तो धामी जी ने इतने बेहतर निर्णय दिए हैं। आशा कार्यकर्तियों का मानदेय बढ़ा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय बढ़ रहा है, हमारे उपनल कर्मियों का मानदेय बढ़ा है। इसके साथ साथ में कोरोना के इस कालखंड में हम लोगों ने 200 करोड़ का पैकेज जो है हमारे पर्यटन सेक्टर को मिला है। तो मुझे लगता है उन्हें तो अद्भुत कार्य किए हैं, और जितनी घोषणाएं वो कर रहे हैं उससे इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। और जनमानस में मैं समझती हूँ कि युवा मुख्यमंत्री होने के नाते एक बहुत ज़बरदस्त आकर्षण है। उसी आकर्षण के साथ में, उन्हीं योजनाओं के साथ में जो उन्होंने निर्णय लिए हैं, हम लोग 2022 में जाएंगे भी, और 60 पार जो है उन्हीं के नेतृत्व में हमारे विधायक आएंगे भी। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश विशेष में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।